आराम से देखो। बच्ची बोली सर इम्पल्स समझ में नहीं आया। इम्पल्स का मतलब क्या है, पहले इम्पल्स का मतलब समझो। इम्पल्स को हम लोग बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है फोर्स इनटू छोटा सा टाइम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी भी बॉल को पकड़ा दीवार में, और दीवार में जब गेंद को मारा तो गेंद और दीवार के बीच में जो संपर्क हुआ बहुत कम देर के लिए हुआ। अगर बहुत कम देर के लिए संपर्क हुआ तब भी तो दीवार ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, दीवार फोर्स लगाई तभी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो दीवार ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स, और जितने कम समय के लिए दीवार और गेंद का कॉन्टैक्ट रहा वो है टाइम। दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो तुम्हारा कहलाता है इम्पल्स। अब मैंने क्या किया था, मैंने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर मैंने टाइम से कर दिया था, टाइम कट गया था, तो मेरा इम्पल्स का एक फार्मूला और आ गया था जिसे मैंने बोला था चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम ऐसे ही, ठीक है। मोमेंटम होता है वही पी फाइनल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल हो जाएगा एम बी फाइनल, इनिशियल हो जाएगा एम बी इनिशियल, दोनों में एम कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक है, इसको भी हम लोग इम्पल्स बोल सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब हमें मास और वेलोसिटी पता होगा। ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब हमें फोर्स और टाइम पता होगा। ठीक है, फोर्स और टाइम पता होगा। और फोर्स अगर हमारा कांस्टेंट होगा, तो फोर्स कांस्टेंट होता है तब जो फार्मूला लगता है F × dt, तब इम्पल्स का ये हो जाता है। और अगर फोर्स वेरी करता है तो हमारा फार्मूला ये वाला है। ठीक, इस प्रकार से हमारा इम्पल्स का फार्मूला चल रहा था, इम्पल्स चल रहा था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अगले। आप लोग नए आए हो, मेरी क्लास पहली बार ले रहे हो? इससे पहले मेरी क्लास ली है तुम लोगों ने? कौन है नया? फर्स्ट क्लास है। और कोई जो मेरी क्लास में पहली बार हो? और सब पुराने हो, है ना? चलो सही। देखो हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन की। ठीक है, इससे पहले मैंने सारा करा दिया था, इससे पहले सारा करा दिया था। अब हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का मतलब हो गया घर्षण। ठीक, इससे जहां बैठना है जल्दी बैठ जाओ। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं घर्षण की। सर देखिए फ्रिक्शन क्या है, कोई भी सतह है, अगर कोई भी सतह खुरदरी है तो वहां पर घर्षण होगा। कोई सतह कैसी है, खुरदरी। अब खुरदरी सतह कैसी होती है, जैसे रोड हो गया, वो क्या है, खुरदरा। ठीक है, जहां पर जितना कम खुरदरापन होगा उसका घर्षण उतना कम होगा। हम लोग देखते हैं टाइल्स होती है हमारे घर में लगी हुई, टाइल्स हमारी चिकनी होती है तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। और अगर हम रोड पे देखेंगे, रोड पर बजरी होती है और सब होता है तो वहां पर घर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम जो बात करेंगे वो हम सारी की सारी बात करेंगे घर्षण की, या फिर हम किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को मेनली फ्रिक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मेरा, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसे गतिज घर्षण, और इसे हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं, और गतिज घर्षण को हम लोग म्यू के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हम लोग घर्षण की बात करेंगे। पहला होगा तुम्हारा गतिज घर्षण और दूसरा तुम्हारा होगा स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अब देखो
स्थैतिक घर्षण हम हर वहां पर लगाएंगे, स्थैतिक जो घर्षण है, स्थैतिक घर्षण में कोई वस्तु या कोई बॉडी कैसे होगी, रुकी हुई होगी या विराम अवस्था में होगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कैसे है, रेस्ट में, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वहां पर जितना भी जो भी घर्षण लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अगर कोई बॉडी गतिज अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, यदि कोई वस्तु चल रही है, गति अवस्था में है तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में भी एक फ्रिक्शन और है जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे सीमांत घर्षण। ठीक है, और इसे हम लोग जो डिनोट करते हैं वो करते हैं म्यू एल से। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो करते हैं म्यू एल से। तो सबसे पहले यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। यदि कोई वस्तु चल रही है, मूव कर रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। खत्म करें इसको। चलो रफ कर दूं। हाँ, कर दिया जाता है। अब देखो, फ्रिक्शन मेरा हो गया स्टैटिक और क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। रुकी हुई है तो स्टैटिक, चल रही है तो। अब एक चीज समझो कि सबसे पहले स्टैटिक और काइनेटिक चीज है तो है क्या। ठीक है, जैसे मैं तुमसे एक चीज सोच रहा हूँ कि मैंने कहा मान लो मेरे पास एक ये सरफेस है। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी सरफेसेस हैं सब में कुछ ना कुछ घर्षण जरूर है। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सब में कुछ ना कुछ घर्षण जरूर है। अब देखना, यहाँ पर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m, तो जाहिर सी बात है सर नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ऊपर की ओर क्या लग रहा है सर, नॉर्मल लग रहा है। कोई भी वस्तु हो गई, चाहे वो चल रही हो, अगर कोई भी चीज प्लेन पर चल भी रही है तब भी नीचे की ओर क्या लगेगा, हमेशा mg। नीचे हमेशा क्या लगेगा, mg। और ऊपर यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल है हमेशा। अब मैंने कहा यहाँ पर घर्षण क्या है, म्यू। अगर स्टैटिक मानूं तो मैंने क्या कहा, म्यू एक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर, म्यू एक्स। अब जरा समझना, मैंने कहा मान लो यहाँ घर्षण है, मैंने इधर की ओर एक फोर्स लगाया, और याद रखना जो फ्रिक्शन फोर्स है
वो हमेशा जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। घर्षण बल हमेशा जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया है उसके हमेशा कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ये है जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, opposite direction to applied force। जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा चाहे स्टैटिक हो, चाहे लिमिटिंग हो, चाहे काइनेटिक हो, जो फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके? जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा रहा है उसके। इस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहा है। अब देखना अपन फोर्स कहाँ लगा रहा है? इधर। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस पर लगता है। ये सरफेस है तो सरफेस पर कहाँ लग रहा है? पीछे। और जो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है म्यू एन। यहाँ स्टैटिक है तो मैंने क्या कर दिया? स्टैटिक। और नॉर्मल किसके बराबर है? mg। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो मेरा लग रहा है म्यू mg। ठीक है? जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा किसके बराबर लगेगा? म्यू एन के। और यहाँ पर जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल है? mg के। तो मैं नॉर्मल की जगह mg रख दिया तो यहाँ पर आया म्यू एस इंटू mg। ठीक है? म्यू एस इंटू mg। ये फोर्स लग रहा है इधर की, जो फ्रिक्शन फोर्स है इधर की। अब देखना एक बात और है सर, अगर ये बराबर हो गया, अगर ये क्या हो गया? बराबर, तो ये स्टैटिक ना रह के कौन सा हो जाता है? लिमिटिंग हो जाता है। स्टैटिक ना होके यही फोर्स लिमिटिंग में बदल जाता है। ये फोर्स स्टैटिक ना रह के फिर किस में हो जाएगा? लिमिटिंग में हो जाएगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा म्यू एन से क्या रहेगा? कम रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑलवेज कम रहेगा किससे? म्यू एन से। ठीक है? बस इतना होता है। आपको मैं भी समझा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, चल क्या रहा है इसमें। ठीक है? तुम सबने किताबें खरीद ली? आज ऑनलाइन क्लास मेरी है। पसंद आई बहुत है। उतार लिया? उतार लिया? देखो बच्चा, खत्म करो उसको। अब सोचो, बस थोड़ी देर ध्यान रख लो खाली। मैंने तुमसे कहा एक बात याद रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ज़्यादा होता है काइनेटिक से। अब कैसे समझने में, एक बात समझो। तुम लोग एक चीज़ तुम अपना के देखो कि मान लो कोई भी एक गाड़ी है, बैलगाड़ी है या कुछ भी है जिसमें पहिए लगे हुए होते हैं। ठीक है? पहिए लगे हुए हैं, तुम उसे पहले पकड़ना और अपनी तरफ खींचना। स्टार्टिंग में तुम्हें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जब वो चल पड़ेगी फिर तुम्हें उतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जरा हम लोग समझते हैं। ऐसा है
लो इसमें वजन कितना है 5, सही है। अब जरा समझना, मैंने अभी जो बोला था इसकी बात में, मैंने कहा मान लो इसके अंदर वजन है 5 किलोग्राम, तो तुम बोले सर जी ये प्लेन पे रखा है, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, तो मुझे बताओ नॉर्मल किसके बराबर है 5g, नॉर्मल किसके बराबर है, ठीक है नॉर्मल 5g के बराबर। अब तुम बोले सर अगर यहाँ पर घर्षण है म्यू, घर्षण क्या है, क्या मैं इस पर कोई बल लगा रहा हूँ, नहीं लगा, ये टेबल दिख रही है, इस टेबल में कुछ ना कुछ क्या है मास है। अब ये टेबल यहाँ रखी हुई है, नीचे फर्श में क्या है फ्रिक्शन है, नीचे की ओर क्या लग रहा है mg, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, क्या मैं इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं लगा। अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहूँ बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई फोर्स ही अप्लाई, फ्रिक्शन फोर्स किधर होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। जब इस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो फ्रिक्शन ही फोर्स क्यों होगा, नहीं। अब मैंने क्या किया, नीचे से मैंने इधर से देखो इस साइड से फोर्स देना स्टार्ट किया, अभी मैं फोर्स दे रहा हूँ लेकिन ये चल नहीं रही है, तो ये मोशन में है। अब मैं फोर्स इस पर इधर दे रहा हूँ तो इस पर घर्षण बल किधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, बीच से लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, नीचे से, जहाँ से ये कहाँ है अटैच में, किसके अटैच में है, जमीन के फर्श, जहाँ से ये फर्श के अटैच में है वहां से फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है पीछे, तभी तो लगेगा। अब जरा समझना, क्या इस बॉडी पर 5 किलोग्राम पर कोई फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस समय, क्यों, क्योंकि मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा मैंने इधर एक फोर्स दे दिया, अब अप्लाई होगा, अब अप्लाई होगा, तो जो मैक्सिमम जो पीछे की ओर होगा वो कितना फ्रिक्शन होगा, म्यू एस एन म्यू एस, यही तो होगा। मैंने कहा अगर म्यू की वैल्यू 0.3 है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0. तो जो फ्रिक्शन फोर्स है जो अगर मैं बराबर कर दूं तो किसके बराबर हो जाता है, लिमिटिंग के बराबर कर दूं, अभी बताऊंगा लिमिटिंग क्या है वही सोचिए, लिमिटिंग के बराबर कर दूं सर, म्यू की वैल्यू क्या है 0. एन की वैल्यू, जी की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूँ, 10 पंजे 50, 150, 150 एक के बाद 10 लगा दें, कितना आ गया 15 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन अधिकतम लग सकता है, 15 न्यूटन, अधिकतम कितना लग सकता है। अब जरा सोचिए, तो मान लो इस टेबल को मान लो इसमें वजन कितना है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम है, सही, 5 किलोग्राम में फ्रिक्शन कितना है 0.3। मैं इधर बल लगाया, इस पर अधिकतम घर्षण बल किधर लग रहा है, इधर की, इधर बल लगा रहा हूँ, अधिकतम इधर लग रहा है, कितना लग रहा है अधिकतम 15, कितना लग रहा है। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं, मैंने इधर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर अधिकतम कितना लग सकता है 15, तो क्या मैं इधर 5 लगाऊंगा, क्या इधर 5 चल जाएगा ये, तो मुझे इसे चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 15 से ज्यादा, 15 से, अगर मैंने इस पर 15 से ज्यादा फोर्स लगाया तभी तो ये चल पाएगी। तो ये अब तुम ऐसे समझो सर, अगर मैं यहाँ पर इसको मूव कराना है मुझे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो 15 से, तभी लगाना पड़ेगा, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सिंपल कंडीशन एक ही है, इसे हम क्या बोलेंगे लिमिटिंग, क्या बोलेंगे। अब सर जी मैंने 15 लगाया ही नहीं, मैंने तो इधर 5 न्यूटन लगाया, क्या लगाया, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसमें, स्टैटिक में, स्टैटिक में मैंने बताया था चलता। तो अगर मैंने इधर 5 लगाया तो पीछे की ओर अधिकतम कितना लग सकता है 15, लेकिन अगर मैं 5 लगा रहा हूं तो पीछे भी कितना लग रहा है 5 ही लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो ऑलवेज लेस देन होता है किससे, म्यू एन से, हमेशा म्यू एन से क्या होगा कम, हमेशा म्यू एन से क्या होगा। फिर से समझो, मैंने कहा ये चीज है, ये मेरे पास टेबल है, इस पर वही 15 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अधिकतम कितना लग सकता है, लेकिन इसके अंदर एक भूतनी बैठी, ठीक है। हाँ मान लो
मान लो भाई भूतनी जो है वो भूतनी है, इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार जो भूतनी है वो जिस डायरेक्शन में मैं बल लगाऊंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगी। लेकिन भूतनी की ताकत कितनी है? सिर्फ 15 है। मैंने इधर से लगाया 5, तो भूतनी ने भी क्या लगाया? चलेगा। मैंने लगाया 10, उसने भी कितना लगाया? मैंने लगाया 12, उसने भी कितना लगाया? मैंने लगाया 15, उसने भी कितना लगाया? अब मैं 15 से थोड़ा सा ज्यादा लगा दूं, लेकिन वो 15 से ज्यादा, तो अगर मैंने इसको 16 लगाया और उसने पीछे क्या लगाया, तो कितना बल बचा? उससे ये चल जाएगा, उससे ये। अब तुम समझो इस चीज को, सर ये क्या है? लिमिटिंग। ये क्या है? इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा। अगर इससे कम फोर्स आगे की ओर लगा रहा हूं तो वो पीछे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में चला जाएगा। वो किधर? पीछे की ओर। किधर की ओर? अब तुम समझना, मैंने इसी क्वेश्चन को बोला, जरा देखना, मैंने इसी क्वेश्चन को बोला कि मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर F, यहाँ पर क्या है? स्टैटिक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया सिर्फ लिमिटिंग। ठीक है? अब सोचना, मैंने अप्लाई किया 2 न्यूटन। कितना अप्लाई किया? क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो पीछे की ओर कितना बल लगेगा? 2 ही लगेगा। क्या लगेगा? 2। बात समझ में आ रही है? अगले में जितना फोर्स लगा रहा हूं और ये नहीं चल रहा है तो पीछे उतना ही लगेगा। तो आगे मैंने 2 लगाया है तो पीछे भी कितना लगेगा? 2। और ये तो नहीं लगेगा। मैंने आगे लगाया 4 तो पीछे भी 4। आगे मैंने लगाया 10 तो पीछे भी 10। आगे मैंने लगाया 14 तो पीछे भी 14। अब मैंने आगे लगाया 15। अब मैं किस पे आ गया? लिमिट पे। किस पे आ गया? अगर 15 से मैंने ज्यादा लगा दिया तो ये वैल्यू चल देगी। तो उस जो फोर्स होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिटिंग। उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग बोलेंगे। बात समझ आ रही है? अब तुम लोग खड़े हो गए, ट्रक में धक्का लगा रहे हो। किस में लगा रहे हो? ट्रक में। तो ट्रक में धक्का लगा तो क्यों नहीं चलता है ट्रक? क्योंकि ट्रक इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जो पीछे की ओर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है? ज्यादा है, और तुम फोर्स लगा रहे हो कम। तो ट्रक जिधर तुम फोर्स लगा रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है, और उतना ही लगा देता है जितना तुम लगा रहे हो। तो देखो, तुमने लगाया आगे 3 न्यूटन, पीछे भी क्या लग गया? 3 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और नेट फोर्स 0 तो बॉडी चलेगी क्यों? बॉडी नहीं चलेगी। तो यहाँ तक हम लोग जो बात करते हैं वो हमारी बात किसकी होती है? स्टैटिक की। और किसकी हो रही है? लिमिटिंग की। स्टैटिक और लिमिटिंग की यहाँ तक बात होती है। म्यूएस की वैल्यू दे रखी है तो मैंने मान लिया 0.3। अब एक चीज, अच्छा इसको थोड़ा सा उतारिए, फिर मैं इसमें थोड़ा और करा दूँ। नहीं, काइनेटिक में बॉडी चल जाती है। लिमिटिंग का मतलब ये है कि जस्ट उससे थोड़ा सा आगे फोर्स लगा दिया। जैसे मैंने अगर यहाँ 15.01 भी फोर्स लगा दिया तब भी ये बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन अगर मैं 14.8 हूँ तब भी वो स्टैटिक में ही आए। लिमिटिंग का मतलब है जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू, ये रहता है। आज ऑनलाइन क्लास में आ जाना, अपन थोड़ा क्वेश्चन कराएगा एनएलएम के, नहीं बंडी और एनएलएम के, बंडी 2D और साथ में एनएलएम के अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करा दूँगा। लास्ट 3 क्लासेस हुई थी और मैं एक क्लास तो पहले पढ़ाई नहीं थी, 2 क्लासेस पढ़ाई थी, उनमें इतना कुछ ही नहीं पढ़ाया। सही रफ कर दे रहा हूँ उसे। अब जरा समझना, लिमिटिंग की बात हुई थी,
देखना एक बात जरा समझना, एक बात अपने दिमाग में हमेशा डाल लो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक से क्या होता है, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। इतना दिमाग में डालो, ठीक है। अब जरा समझना एक बात, सर ऐसा है कि अगर मैं जरा सोचना कि यहाँ पर मेरे पास वही कोई ब्लॉक है, मैंने मान लिया ब्लॉक कितना है 3 किलोग्राम, म्यू की वैल्यू है 0.4, ठीक है 0.4। मैंने इधर मान लो अगर 15 न्यूटन फोर्स लगाया, 15 न्यूटन फोर्स लगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मान लिया 0.3 और मैंने कहा काइनेटिक कम होता है, तो काइनेटिक क्या मान लिया 0.35। काइनेटिक हमेशा क्या होता है, कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है तो इसे मान लिया 0.35। अब जरा समझना सर, अगर मैं सोचना अगर मैं इसे 15 न्यूटन लगाऊंगा तो सबसे पहले बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, उसके पहले तुम्हें देखना ये पड़ेगा नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, इधर क्या होगा सर म्यू, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिक लगाओ, स्टैटिक कितना है 0.4, m की वैल्यू कितनी है सर 3, g की वैल्यू, अरे यही तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, यही है। अगर मैं गुणा करूंगा इसके, ठीक है, तो कितना न्यूटन आ रहा है बेटा 12 न्यूटन, कितना आ रहा है, तो पीछे की ओर जो अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है स्टार्ट करते टाइम वो कितना लग सकता है 12 न्यूटन। मैंने कितना अप्लाई किया 15 न्यूटन। क्या ये बॉडी चलेगी, चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, पीछे कितना लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है 12, आगे मैंने कितना लगा दिया, तो अब क्या होगा कितने न्यूटन से 3 न्यूटन से। अब एक चीज और समझ सर, मैं यहाँ पर 15 हटा दिया, 15 हटा के मैं यहाँ पर क्या कर दिया F लगा दिया, F लगा दिया। मैंने कहा यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने यहाँ कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैंने यहाँ कहा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और मैंने यहाँ पर कहा एक्सेलरेशन। अगर ये चलेगा तो त्वरण होगा, इसमें चलेगा तभी त्वरण होगा, अदरवाइज नहीं। अब जरा सोचिए, अगर मैंने आगे की ओर 5 न्यूटन बल लगाया, 5 न्यूटन आगे की ओर लगाया, क्या ये चलेगा, नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। तो वो पीछे की ओर जो बल होगा, पीछे की ओर जो फोर्स है वो किस में गया, स्टैटिक में, लिमिटिंग में, काइनेटिक में, स्टैटिक में। किस में गया, लिमिटिंग में कब जाएगा, जस्ट मैं आगे की ओर कितना लगाऊंगा 12। तो मैंने 5 लगाया, तो क्या ये बॉडी चली, नहीं चली, नहीं चली, वो सब किस में चला गया स्टैटिक। अब मैंने आगे की ओर अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या ये बॉडी चलेगी, तब भी किस में चला गया स्टैटिक। ये सब क्या हो गए। अगर मैंने 12 लगाया, क्या ये बॉडी चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो ये 12, ठीक है। अब मैंने 12 से देखना, मैंने 12 से लगा दिया कितना 15, 12 से कितना लगा दिया 15। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 15 लगा दिया, क्या ये बॉडी रुकी रहेगी, मूव कर जाएगी। जैसे ही मूव करेगी तो ये दोनों तो 0 हो गए, क्योंकि स्टैटिक और लिमिटिंग कब लगता है, जब बॉडी रुकी हुई। अब ये बॉडी रुकी हुई तो है नहीं, अगर ये बॉडी रुकी हुई नहीं है, अब देखो सर, जो पीछे की ओर अब लग रहा है, जो पीछे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो अब स्टैटिक ना लग के अब क्या लग रहा होगा, मोशन कर गई, क्या कर गई मोशन। अब सर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फार्मूला वही है, बस रुकी हुई थी तो यहाँ पर क्या था म्यू एस, चल पड़ी तो यहाँ पर क्या है म्यू के। अगर मैं म्यू के बोला तो म्यू के यहाँ बोले सर जी कितना आया 0.35, नॉर्मल की जगह एम, एम जी की जगह 10, ठीक है। अब देखो 5 3 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 3 3 9 और 1
तो बताओ अब पीछे की ओर बॉडी चल रही है, अब पीछे की ओर कितना लग रहा है? 10.5। समझ में आ रहा है? अगर बॉडी चल पड़ी तो बेटा पीछे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम। अभी तुम थोड़ी देर पहले बोले, मैंने तुमसे कहा मान लो कोई डल्ला है कुछ भी है, तुम पहले पकड़ के रुका हुआ है, तुम पकड़ के खींच रहे हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्योंकि पीछे की ओर जो लिमिटिंग फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही तुमने इसे चला दिया फिर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें खींचने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? जैसे मैं कहूँ अगर मैंने इसे धक्का देना है, अभी पीछे की ओर मान लो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20। ठीक है, तो मैंने इधर धक्का दिया, अब जैसे ये चल पड़ी, अब पीछे 20 ना लग के 17 हो गया, 17 हो गया तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा अरे अब तो ये आराम से चल रही है, यही तो लगेगा। अब ये कैसे चल रही है? आराम से चल रही है। बात समझ आ रही है? तो ये इस प्रकार से। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो पीछे की ओर कितना लगेगा? तो जो मेरा ये लगेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब कितना लगेगा? 10.5। आगे कितना लगाया था? 15। कितना लगाया है? तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? F/m। आगे कितना लग रहा है? 15। पीछे कितना लग रहा है? कितना बचा? 4.5। कितना बचा? तो एक्सेलरेशन होगा 4.5 बटे मास। 4.5 बटे मास कितना आएगा? 1 अब सोचना, अब मैं अगले की ओर कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 20 न्यूटन। आगे 20 लगाऊंगा, क्या ये रुकेगा? चल पड़ेगा। चल पड़ेगा तो ये भी 0 और ये भी, लेकिन पीछे की ओर अगर कोई बॉडी चल जाती है पीछे की ओर तो यही लगेगा क्योंकि बॉडी तो चल रही है। तो पीछे की ओर अधिकतम कितना लगेगा? 10.5। अब देखो आगे कितना हो गया? 20 और पीछे कितना है? 10.5। कितना बचा? 9 और मास कितना है? 3। अब जितना होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। स्टैटिक काइनेटिक्स क्या होगा? ज़्यादा। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो जो उस पर पीछे की ओर फोर्स लग रहा है वो लगता है स्टैटिक वाला। अगर कोई बॉडी चल दी तो इस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा लगता है? काइनेटिक वाला। ठीक है, काइनेटिक वाला। ये थोड़ा उतारना, अभी और करा दो। हटाऊं? तुम लोगों ने दिशा की किताब खरीदी? खरीदी हो जो क्वेश्चन हो तो मैं ना तो बाय जेब का जा लगा ही का हुआ है। हाँ, मैं अभी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ जो 450 प्लस वाले थे लास्ट, तो उन्हें मैंने दे दी इस बार दिशा करने के लिए, करो बेटा इसकी नेट वाले में। तो 35 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आ गए, एक घंटे एक कहीं से सब कराने पड़ेंगे।
कर लिया, खत्म किया इसे। चलो रफ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब जरा सोचना, मैं खाली पूछूंगा, तुम लोगों को बताना है, ठीक है। 10 kg है, 0.5, 0.4, मुझे बताओ, मैंने इस पर जो फोर्स लगाया आगे की ओर 40 न्यूटन, कितना लगाया बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 20 न्यूटन। वो 20 न्यूटन ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 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 इधर देखो, सबसे पहले तो इधर देखो, तुम इधर निकालोगे कितना निकालोगे? म्यू एन, सही है। म्यू एन जो हम निकालते हैं वो कितना होता है? लिमिटिंग। क्या होता है? म्यू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू कितना आ गया? 50 न्यूटन। क्या है? लिमिटिंग। क्या है? मैंने आगे कितना लगाया है? 40। मुझे बताओ, अगर मैं इस पर, मैं आगे की ओर कितना लगाया हूँ? 40, और अधिकतम पीछे कितना लगता है? अधिकतम पीछे कितना लग सकता है? 50। मान लो इस पर अधिकतम पीछे की ओर कितना लग सकता है? 50, और मैंने क्या लगाया? 40। तो जो इसके अंदर चुड़ैलिया बैठी है वो कितना लगाएगी पीछे? 40 ही लगाएगी। क्या लगाएगी? 40 लगाएगी। अरे जब मैं ही 40 लगा रहा हूँ तो वो क्यों 50 लगाएगी? अगर वो 50 लगाई तो ये पीछे नहीं चल देगी। तो बहुत अच्छी बात, मैं धक्का लगा रहा हूँ आगे, वो जा रही पीछे। ऐसा थोड़ी नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज जरा सोचो, जरा सोचो, तुम एक बार बताओ, ये चीज है, मैं जहाँ पे धक्का लगा हूँ ऐसे आगे और जो चल दे पीछे, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन समझो। अगर इसे चलने के लिए पीछे ये अधिकतम फोर्स कितना लगा सकती है? 50। मैंने आगे कितना लगाया? 40। तो इस पर पीछे 40 ही लगेगा। अगर ये नहीं चल रही है तो कितना लगेगा पीछे? समझे? तो स्टैटिक कितना होगा? 40। अच्छा बताओ, मैंने आगे लगाया 45, कितना लगाया फोर्स? स्टैटिक कितना होगा? 45 ही होगा। चल तो नहीं रही है, नहीं चल रही तो जितना आगे लगा रहा हूँ उतना ही कहाँ लग रहा है? पीछे। आगे मैंने लगाया 48, मैंने कितना लगाया? 48, तो पीछे कितना लगेगा? 48। मैंने लगाया आगे 50, अब किस पर पहुंच गए? 50 पर, लिमिटिंग पर। तो पीछे कितना लगेगा? 50 लगेगा। क्या लगेगा? समझ आ रही है? क्योंकि चला नहीं है। अब मैंने आगे लगा दिया 60, क्या लगा दिया? अब बताओ पीछे कितना लगेगा? कितना लगेगा? तो लगेगा तो नहीं, पीछे ही लगेगा। इधर देखो, मैंने आगे कितना लगा दिया बच्चों? 60, तो ये बॉडी चल पड़ेगी। अगर ये बॉडी चल पड़ी तो क्या ये वाली चीज अप्लाई होगी? अब कौन सी चीज अप्लाई होगी? जो क्या होगा? म्यू के एन। म्यू के कितना है? एम की वैल्यू इस कितना आया? 40 न्यूटन। तो पीछे, अब बताओ, अब पीछे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक। और कितना काइनेटिक लगेगा? 40 न्यूटन। चाहिए? अब तुमसे पूछा जाए, अगर मैंने आगे 60 लगाया है, अब पीछे कितना लग रहा है? 40। पीछे 40, तो क्या ये बॉडी चल पड़ेगी? चल पड़ेगी। कितने एक्सेलरेशन से चल पड़ेगी? तो आगे कितना लग रहा है? 60। आगे 60, पीछे कितना लग रहा है? 40। कितना बल बचा? 20। 20 बटे मास, कितने एक्सेलरेशन से चल रही होगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये बॉडी चल रही है। ठीक है, तो ये इससे चल रही है। ठीक, चलो फिर मैं ग्राफ बनाऊं इसका। ग्राफ बना दो।
अगर ये बात समझ में आ गई तो बताना, क्योंकि यही बात पता है पढ़ते पढ़ते जमाना बीत जाता है, पूरी साल बीत जाती है, समझ में नहीं आता है पीछे कम कैसे लग रहा है, कभी ज़्यादा कैसे लग रहा है, बराबर कैसे लग रहा है, ये चल क्या रहा है, यही है ये। खत्म करें? खत्म करें, बहुत पढ़ाना है अभी। ग्राफ बनाओ फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ एप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और एप्लाइड फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और एप्लाइड फोर्स। अभी जो बात मैंने कही उसको देखो, ये मेरे पास कोई मास था, ठीक है। अब जरा सोचना, जब तक ये बॉडी स्टैटिक में रहेगी यानी कि लिमिटिंग तक नहीं पहुंचेगी, अगर मैं यहाँ 10 न्यूटन लगाऊंगा, 5 न्यूटन लगाऊंगा तो पीछे कितना लगेगा, 5, चल नहीं रही है, चल नहीं रही है। पीछे लगाऊंगा मैं, जैसे मान लो इस पर पीछे मान लो अधिकतम फोर्स, पीछे अधिकतम फोर्स कितना लगेगा बेटा, म्यू एस एन, म्यू एस एन, हमेशा पीछे क्यों लगेगा, म्यू एस एन। तो मैं अगर आगे 10 लगाऊंगा, मैं आगे जो लगाऊंगा उतना ही पीछे लगता रहेगा, तो जितना आगे लगा रहा हूं उतना ही पीछे लगता रहेगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, बल्कि जस्ट बीच में बनाओ, क्या कर रहा हूं, जस्ट बीच, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास टेबल है, इस पर पीछे अधिकतम 50 लग सकता है, मैं आगे 10 लगाया तो पीछे 20 लगाया तो 30 लगाया तो 40 लगाया, 50 लगाया 50, तो जितना पीछे लगाया उतना, कब तक, जब तक मैं कहाँ नहीं पहुंच गया, लिमिटिंग तक। कहाँ तक नहीं पहुंच गया, लिमिटिंग तक, ठीक है, लिमिटिंग। क्योंकि लिमिटिंग का जस्ट नीचे ही तो स्टैटिक होता है, लिमिटिंग का जस्ट नीचे क्या होता है, स्टैटिक। अब जैसे ही मैं इस पर पहुंचा, सही है, अब म्यू के क्या हो गया, कम, म्यू के कम, तो अगर मैं इधर फोर्स, तो पीछे फोर्स क्या हो गया, कम, पीछे फोर्स क्या हो गया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स था वो एकदम से क्या हो गया, कम। अब जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ और उसके बाद तुम कितना ही बल लगाते रही हो, पीछे लगने वाला बल चेंज होने वाला। अगर कोई बॉडी एक बार चल गई, कोई बॉडी चल गई और मान लो काइनेटिक लग रहा है 40 न्यूटन, तो बॉडी चलती रहेगी लेकिन पीछे हमेशा कितना लगेगा, 40 न्यूटन। तो फिर तो मैं फोर्स कितना भी अप्लाई करूं, फोर्स कितना भी अप्लाई करूं, लेकिन ये चेंज होने वाला फिर क्या रहेगा, ये एफ के, हमेशा क्या रहेगा, एफ के। इसलिए देखो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम होता है किससे, स्टैटिक से या लिमिटिंग से, ठीक है, लिमिटिंग से कम होता है कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये ग्राफ रहता है। फिर मैं कितना ही बल लगाऊं, बल लगाने पर उसके त्वरण में तो वृद्धि होगी, एक्सेलरेशन में तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स चेंज होने वाला नहीं। कौन सी कंडीशन में, जब वो चल पड़ेगी, जब वो चल देगी तब, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है। बता लिया, बता लिया। अभी इस सब का यूज आएगा, अगला हेडिंग पड़ेगा। एक चीज, हेडिंग से पहले एक चीज देखो,
मेरे पास ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल मान लिया मैंने। अब मैं इससे पहले भी तुमको बताया, जब मैं फ्रिक्शन से पहले पढ़ा था तब भी बताया कि अगर यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास क्या है एम, तो यही तो इसकी धरती है, तो धरती के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगेगा एम जी, ठीक है। और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल और इधर क्या लगेगा एम जी। अगर मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करूं एम जी को, एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी है थीटा, तो एम जी को अगर थीटा की तरफ ले जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और एम जी को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा। और मैं तुमको नोट करके लिखवाया था कि किसी भी अगर कोई भी मेरे पास में इंक्लाइंड प्लेन है तो उस पर नीचे हमेशा और हमेशा एम जी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। अब सोचो, अगर यहाँ पर इस प्लेन में अगर मेरा फ्रिक्शन होता, एंगल फ्रिक्शन होता, तो जाहिर सी बात है सर, फोर्स नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता, पीछे लगता। बेटा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता, पीछे, फ्रिक्शन फोर्स लगता पीछे। अब मैं देखो सर, अब मेरा यहाँ पर नॉर्मल क्या हो जाता, तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल के सीध में क्या है, तो इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने ये भी लिखवाया था कि नॉर्मल हमेशा क्या होता है एम जी कॉस थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल हमेशा क्या होता है एम जी कॉस थीटा। इसी में ही हेडिंग है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है हॉरिजॉन्टल से वह मैक्सिमम एंगल जब बॉडी रेस्ट में रहे, जब बॉडी क्या रहे, हॉरिजॉन्टल से वह मैक्सिमम एंगल जब बॉडी क्या रहे रेस्ट। ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी अगर मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नीचे की ओर सरकने लगेगा, ठीक है, नीचे की ओर सरकने लगेगा। अब कैसे नहीं सरकता है, ये वाली बात, जैसे सोचो ये मेरा प्लेन है, ये क्या है प्लेन है, मोबाइल तो टूट जाएगा है, कोई रबड़ है, रबड़ नहीं है। देखो ये बच्चों मेरा प्लेन है ना, एक देखो ये रबड़ है, ये मेरा ब्लॉक है। अभी ये हॉरिजॉन्टल पे है, अभी देखो ये किस पे है, सबको दिख रहा है। अब देखना, मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ाता गया हॉरिजॉन्टल से एंगल, ठीक है, ये क्या हुआ चल दिया, तो वो मैक्सिमम एंगल कि ये चले नहीं, हॉरिजॉन्टल से वो मैक्सिमम एंगल कि ये चल गया, वो मैक्सिमम एंगल की ये चले नहीं, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। अब देखो बेटा, अगर कोई भी ब्लॉक चलेगा नहीं, अगर कोई ब्लॉक नहीं चलेगा तो ना चलने की एक ही कंडीशन है, क्या कि उस वो कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा हो, जीरो। अब नेट फोर्स चलने के लिए ये कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे फोर्स क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा। अब अगर ये नहीं चलेगा, इसका मतलब बस एक ही है, अगर ये चलेगा नहीं तो इसका मतलब एक ही है, ऊपर लगने वाला जो इस पर फोर्स है, ठीक है, और जो नीचे लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाए, दोनों बराबर। अरे जितना ऊपर लग रहा है उतना ही कहाँ लगे, नीचे, तो इस पर कुल फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो। टोटल फोर्स जीरो हो गया तो ये बॉडी चलेगी। अब सर ये क्या है, एफ एल क्या होता है सर, भाई
म्यू एस एन बराबर एम जी साइन म्यू एस, ऐसे ही एन की जगह मैंने क्या रख दिया, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर एम जी साइन थीटा। एम जी से सर कॉस थीटा को नीचे ले गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। ठीक है, किताबों में कभी ऐसा भी दे सकता है वो थीटा बराबर टैन, उधर जाके टैन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, टैन इनवर्स म्यू एस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जो थीटा है, थीटा किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस के बराबर होना चाहिए। अगर इसके एंगल अगर इसके बराबर होगा तो ये जो बॉडी है ये चलेगी नहीं, ये बॉडी कैसे रहेगी, रेस्ट में रहेगी, यानी कि मोशन नहीं करेगी। खत्म करें। खत्म कर दें। खत्म कर दें, ठीक है। अब एक बात समझो, ये बॉडी चलेगी कब, अगर ये बॉडी मोशन करेगी तो ये बॉडी कब चल सकती है, ये बॉडी तब चल सकती है जब नीचे लगने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा पीछे लगने वाली लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रैक्शन से, ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होगा, लिमिटिंग ही तो होगा, उससे क्या हो जाए ज़्यादा, तो ये बॉडी चल पड़ेगी, तो ये बॉडी चल पड़ेगी। अब देखना, अगर इस बॉडी को हमें, अगर मैं ये कहूँ acceleration in inclined plane, सर चलेगी तो जाहिर सी बात है अब पीछे एफ ना लग के क्या लगेगा, एफ। अब पीछे एफ नहीं लगेगा, चल रही है ना नीचे, और नीचे चल रही है तो नीचे क्या होगा सर इसका, एक्सेलरेशन। अब जब नीचे, अब जरा सोचना तुम लोग, नीचे मान लो अगर कोई बॉडी है उस पर नीचे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और पीछे लग रहा है 4 न्यूटन, तो कौन से कितने फोर्स से वो चल रही होगी, तो 10 और पीछे क्या है 4, तो कितना बचा 6, वही तो बचा। और जो बचा वो बराबर क्या होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है। अब सोचना सर, नीचे जो बल लग रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मेरा एम जी साइन, पीछे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है बराबर जो बचा उससे ही तो चलेगी, तो एम जी साइन थीटा। अब सर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है मेरा म्यू के एन, क्या हो जाएगा म्यू के एन बराबर एम, एम जी साइन थीटा म्यू के ऐसे ही एन की जगह हो जाएगा बच्चों एम जी कॉस थीटा बराबर, देखो तीनों में एम है, इसमें भी एम कॉमन लो और खत्म कर दो, तो यहाँ पर बचा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा बराबर ए। एम तो खत्म हो गया, एम इससे भी हो गया, या ज़्यादा करो तो तुम जी कॉमन ले लो
तो ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस, ठीक है, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस। अब एक चीज इसमें और देखना, अगर कोई बॉडी चलेगी, अगर कोई बॉडी चलेगी तो चलने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? अभी मैंने लिखवाया था, चलने के लिए tan थीटा बराबर अगर म्यू के है तो क्या बॉडी चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन अगर tan थीटा ज्यादा हो गया, सोचना tan थीटा क्या हो गया किससे? तब बॉडी चल रही है। लेकिन यदि tan थीटा कम है तब बॉडी चाहे कम है चाहे बराबर है, चाहे कम है चाहे बराबर है, तब बॉडी नहीं चलेगी, तब बॉडी नहीं चलेगी। सही है? बॉडी कब नहीं चलेगी? जब tan थीटा की वैल्यू कब बॉडी चलेगी? जब tan थीटा की वैल्यू फ्रैक्शन से क्या हो, तब बॉडी चलेगी। अगर tan थीटा की वैल्यू कम है फ्रैक्शन फोर्स से तो बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। घर्षण। अब बताओ tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। फिर से बताओ, इधर वाला समझ में आ गया? हैं? ये वाला समझ में नहीं आया? ये आ गया? ठीक, बताओ। खत्म करें। देखना एक बार बच्चे, एक बार सोचो, मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक बॉडी रखी, यहाँ पर क्या है मेरे पास? घर्षण। अब अगर जो नीचे लगने वाला फोर्स है, कोई भी बॉडी अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है या किसी भी प्लेन पर है तो वो कौन से फोर्स के कारण चलती है? जिस प्लेन पर है उसके पैरेलल कौन सा फोर्स लग रहा है उसके कारण चलती है, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो मेरे पास ये बॉडी है, इधर फोर्स लग रहा है F, क्या ये इस F के कारण चल रही होगी? नहीं, हमेशा ये प्लेन है तो इस प्लेन के पैरेलल जो इधर लगेगा इस फोर्स के कारण बॉडी चलेगी, ना कि इस फोर्स के कारण चलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो मास रखा है वो इसके पैरेलल रखा है, इस पर रखा है, तो इसके पैरेलल नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है? तो इस फोर्स के कारण बॉडी कहाँ आएगी? नीचे। अब नीचे आने की कंडीशन क्या है? नीचे आने की कंडीशन ये है, ये वाला जो फोर्स हो वो क्या हो? ज़्यादा, और पीछे लगने वाला फोर्स क्या हो? कम। तो आगे जो नीचे लग रहा है वो क्या लग रहा है? mg sin थीटा, और जो पीछे लग रहा है वो क्या लग रहा है? F के। जैसे मैंने कहा नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे लग रहा है 6 न्यूटन या 4 न्यूटन। नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे लग रहा है 4 न्यूटन, तो कितने न्यूटन के कारण वो चलेगी? 6 ही तो बचा। नीचे 10, पीछे क्या लग रहा है? 4, तो कितना बचा? 6। 6 के कारण कहाँ आएगी बॉडी? नीचे। तो जो बॉडी जिसके कारण आई वो क्या हो जाता है? F बराबर ma, वही तो F बराबर ma हो जाता है। तो जो फोर्स बचा इन दोनों से, जो फोर्स बचा वो किसके बराबर हो गया? ma। मैं जानता हूँ F के किसके बराबर होता है? म्यू के n के। n की जगह क्या डाल दिया? mg cos थीटा, और फिर मैंने m कॉमन ले लिया। m कॉमन लिया तो यहाँ बचा g sin थीटा, यहाँ बचा म्यू के g cos थीटा बराबर m। m से m मैंने काट दिया।
तो मेरे पास ये बचा, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखना इस कंडीशन पे मैंने जो बात बताई है जरा सोचना। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल कितना है बच्चों? थीटा, एंगल थीटा, मास है म्यू की जो वैल्यू है वो है 0.3, एंगल है मेरा 45 डिग्री। एंगल क्या है मुझे बताओ, क्या ये बॉडी नीचे आएगी कि वहीं रुकी रहेगी? ऐसी खाली देख कर बताओ, नीचे आवे कि वहीं रुकी रहेगी? तो नीचे देखो, ये सबसे पहले क्या निकालो, tan 45। tan 45 क्या होता है? क्या थीटा का मान इससे ज्यादा है? ज्यादा है नहीं है? और जब ज्यादा होता है तो बॉडी कहाँ आती है? नीचे। देख लो, थीटा का मान मैंने अभी नोट करके यहाँ लिखवाया था। अगर tan थीटा का मान फ्रैक्शन से क्या हो, तुम यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो tan 45 है वो क्या है? ज्यादा है किससे? म्यू से। अगर ज्यादा है तो बॉडी कहाँ आएगी? समझा रही? तो बॉडी आ रही है नीचे, सही है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर जो एंगल है, अगर वो एंगल 30 डिग्री होता तो देखो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 1/, यही तो होता है। अगर सर जी मुझे निकालना है तो √3 ऊपर, √3 तो ऊपर आ गया √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73, और नीचे क्या आ गया? 3 से काटियो, 3 पंजे, अरे ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। अरे tan का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या आ रहा है? इससे ज़्यादा आ रहा है तो ये बॉडी चलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता तो tan 30 डिग्री पर ये नहीं चलता, सही है। ये तो सिंपल फंडा था, ये सिंपल फंडा। अब एक बात जरा सोचना, एक सिंपल सा मैंने चीज़ डाली। मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, इसका मास है 2 किलोग्राम, और जो फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक 0.4 और 0. मान लो, ठीक है। अब मैंने तुमसे यहाँ से कहा, मैंने यहाँ पर 7 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? 7 न्यूटन फोर्स लगाया। क्या ये बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? ठीक है। तो किसी बॉडी पर अगर मैंने 7 न्यूटन फोर्स लगाया है, पहले तो मैं ये देखूं ये चलेगी कि नहीं, ये बॉडी चलेगी कि? सोचना सर, चलने के लिए आगे लगाने वाला फोर्स जो पीछे फोर्स लगता है, पीछे अधिकतम कितना लगता है सर? μs(n). अरे यही तो लिफ्टिंग होता है सर। μs क्या है? 0.n की वैल्यू बेटा बोलो कितनी लग रही है? g की वैल्यू बोलो कितना आया? क्या 10 न्यूटन आया? आगे मैंने कितना लगाया? 7। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना? अब मैं मान लो कोई बॉडी है, मैं 7 ना लगा के 9 लगाता, क्या ये चलता? नहीं चलता ना, तब भी एक्सेलरेशन, सही है, तब भी एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा मैंने आगे की ओर लगाया 12 न्यूटन, कितना लगाया? क्या ये बॉडी चलेगी? अगर चलेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है इस बॉडी का। सबसे पहले तो सर देखो, मैंने इससे ज़्यादा लगा दिया तो बॉडी चल पड़ी। अगर बॉडी चल पड़ी तो सोचना आगे मैंने कितना लगाया है, पीछे कितना लग रहा होगा? अरे μn, पीछे क्या लग रहा होगा? चल पड़ी ना, चल पड़ी तो क्या मैं μs लगाऊंगा?
क्या लगाऊंगा, म्यू के एन। म्यू के एन बराबर एन कितना है 2, त्वरण कितना है सर 12, म्यू के की वैल्यू नॉर्मल 2, जी की वैल्यू अच्छा 0.4 है, 0.4, 2 गुणा जी बराबर बेटा देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 8, कितना बचा 4, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया, सही है, सही है। अगर क्वेश्चन में एक ही घर्षण दिया हो, फ्रिक्शन एक ही दिया हो, तो उसी को लिमिटिंग मानना, उसी को काइनेटिक मानना, ठीक है। अगर जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं 0.4 ही लेता, बस म्यू बराबर ना के लिखता ना एस लिखता, सिर्फ क्या लिखता 0.4, तो यहाँ भी 0.4 लगाते और यहाँ भी 0.4 लगाते, ठीक है। अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग चीज़ें लगानी पड़ेगी। अब देखो ये अगर यही क्वेश्चन आता तो ऑप्शन में क्या होता, आगे कितना लग रहा था 12, पीछे कितना लग रहा है 10, तो एक ऑप्शन इसमें होता 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुम फटाफट जा से करते, आगे लगाते 12 पीछे लगाते 10, एक और फटाफट टिक मार देते, सही है। लेकिन अगर कोई बॉडी चल पड़ी तो इससे मतलब नहीं है, अब हमको किससे मतलब है, तो इससे क्या मतलब था ये देखना कि बॉडी चल भी रही है, सही है, पता चली बॉडी चल ही नहीं रही है और तुम लगाए पड़े हो, ठीक है। इसके लिए ये तो ये क्वेश्चन एक इस प्रकार के हो गए, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके और करा दूँ, खत्म करूँ इसको। इस बार जनरल कैटेगरी में 520 नंबर तक एलिमिनेशन होगा, 520 पर मैंने देखी 520 पे ऐसे ही 28,000 29,000 रैंक थी और 50,000 करीब जो होती हैं सीटें हैं, 50,000 करीब सीटें हैं मेरे को। लेकिन एक साथ किस्मत बहुत लगा ली, एक लड़की थी वो पिछली बार, इससे पिछली बार उसके नंबर थे 590, इससे 590, तो बोली सर MBBS चाहिए, तो हमने देख लो ट्राई करके। MBBS जनरल कैटेगरी थी, मुझे पहले ही पता था नहीं मिलेगा, मैंने बेटा BMS ले लो, बोल नहीं करना है तो MBBS ही करना। इस बार उसके नंबर आया 451, पिछली बार 590 थे, इस बार आया 451। अब वो मेरे से फोन कर करेंगे सर कोई BMS कॉलेज दिलवा दो, तो मैंने कहा बेटा आप तो BMS ही मुश्किल है, क्या किया जाए। तो वही है सिलेक्शन दिलवाती है फिजिक्स। आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, एक रोड है वो कतई क्लियर कतई साफ है, जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजी नीट की भाषा, तो उस पर तो सभी चलते हैं क्योंकि जिसकी बायोलॉजी एक्सपर्ट है, जो जिसकी बायोलॉजी जिसकी अच्छी वही तो बायोलॉजी में आया है, उस पर तो सभी चल रहे हैं, दौड़ रहे हो आराम से, तो सभी दौड़ रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं, जहाँ हर कोई नहीं दौड़ पा रहा है, वहाँ के शहंशाह बनो तभी तो आगे निकल पाओगे। तो इसीलिए अगर तुमको किसी भी बंदे को अगर सिलेक्शन लेना है तो जहाँ पर दुनिया लुढ़क रही है तुम वहाँ, जहाँ पर सब चल रहा है वहाँ तो चलो ही चलो, ऐसा नहीं बायोलॉजी खराब करनी है, बायोलॉजी तो चलो ही चलो, लेकिन जहाँ सब लुढ़क रहे हैं वहाँ पर चलो तो वहाँ रफ्तार पकड़ पाओगे तुम, बस दुनिया पीछे तुम आगे, ये चीज़ बढ़ जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो सुनते हैं बायोलॉजी और जैसे सुनते हैं फिजिक्स, एकदम से नींद आना स्टार्ट, सिलेक्शन कहाँ होगा। सिलेक्शन लेना है तो बायोलॉजी फिजिक्स तो हमें ठीक करनी पड़ेगी, निकालिए। और मैंने तुमसे कहा है एक बात समझना, जितने भी रैंकर्स स्टूडेंट होते हैं, रैंक में अच्छे नंबर वाले, जैसे मैं देखा कि जब मैं मेरे जो कलीग थे IITs में, तो वहाँ पर मैं देखता था कि जैसे
हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन होता है उसका एक ही तरीका ढूंढते हो करने का। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एक तरीका नहीं होता है, 2-2 3-3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर एबिलिटी ये इस प्रकार की आ गई कि अरे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन को देखो और तुरंत तुम्हारे जिस दिन ये समझ में आ गया, ठीक है, कि ये मैथड नहीं लगाएंगे, ये लेंदी होगा, ये वाला चैनल सॉल्व हो जाएगा, उस दिन समझ तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, जैसे मैंने कहा मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था 12th में। सुनो, 12th मेरा मीडियम जो था वो हिंदी मीडियम का था। जब मैं IITs में गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो आउट स्टेट के थे, मतलब अदर स्टेट्स के थे। और अदर स्टेट में तुम लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदी भाषा है वो हमारे जो नॉर्थ इंडियन है यही जानते हैं। नॉर्थ इंडिया जो आ गए पूरी, देखो बंगाली हिंदी नहीं जानता। अब तुम सोचते हो कि जो तुम्हारे यहाँ पर बंगाली रह रहे हैं वो हिंदी जानते, वो तो जानेंगे, तुम्हारे बीच में रह रहे हैं। जो रियल में जो बंगाल का है वो हिंदी नहीं जानता, ठीक है। उड़ीसा का बंदा हिंदी नहीं जानता है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे वो लोग हिंदी नहीं जानते। आप लोग कश्मीर चले जाओगे वहाँ के लोग भी, लद्दाख के लोग हिंदी नहीं जानते, ठीक है। और इधर जब तुम और नीचे चले जाओगे केरला तमिलनाडु साइड में, ये सब भी कर्नाटका इस साइड में हिंदी नहीं जानते। तो टोटल कन्वोकेशन जो भी बात आपस में सब करते थे सब इंग्लिश में करते थे, ठीक है। तो वो पूरी ऊपर से जाती थी। तो अब हम लोग क्या हैं, हम लोग जब बात आती थी मेरी बात करने की किसी दूसरे से, अपने कलीग से बात करनी है, टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंग्लिश में ही तो पूछोगे, क्योंकि उस टीचर को खुद हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज बची जो कॉमन लैंग्वेज थी, इंग्लिश। तो अपन लोग देखो, आप लोग सब क्या करते हो, जब कभी भी अगर तुमसे कही जाए कि इंग्लिश बोलो तो तुम क्या करोगे, पहले अपने मन में हिंदी ले लिया, फिर हिंदी का ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में। जैसे तुम्हारे सर जी हम लोगों के इंग्लिश वाले वाक्य बनवाते थे पूरा, ठीक है, कि बहे जा रहा है तो पूरा इंग्लिश में बना रहे हो। तो तुम पहले मन में बनाओगे इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में बनाने के बाद में फिर उसको बोलोगे। तब तक वो कोई दूसरी बात बोलने के बाद तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगी, फिर तुम तीसरी क्या बोलोगे। तो इसीलिए इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। जैसे आप लोग अभी किसी से बातें करते हो तो क्या मन में पहले ये सोचते हो कि मैं इसे क्या बोलूँ, झट से मुँह से निकल जाता है, ठीक है। जिस दिन ये एबिलिटी आ जाती है उसी दिन बंदा इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन बोलना लगता है, वैसे नहीं बोल पाओ। तो इसी प्रकार से ये है, जब तक फिजिक्स में देखो क्या कह रहा है वो देखो और जस्ट पुट कर दो क्वेश्चन, फार्मूला लिख दो और जो कह रहा है वो डाल दो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये है। और फिजिक्स इसलिए थोड़ा टफ और लगती है, बायोलॉजी में कोई भी चीज़ है वो सदा सत्य रहने वाली चीज़ है। फिजिक्स में क्या करता है, वो थोड़ी सी वैल्यू हटाता है और सारी की सारी जितनी भी क्रियाक्रम होता है हमने कराया हुआ सब पे पानी फिर जाता है। थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर करेगा, वो हॉरिजॉन्टल की जगह अगर उसने वर्टिकल कर दिया ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था। अब प्रोजेक्टाइल में मान लो मैंने रेंज का फार्मूला लिख दिया 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ठीक है, चाहे u² sin 2 थीटा अपॉन g कह दो, ये कर दिया। अब उसने ये कह दिया, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने ये कह दिया कि एक बंदे ने 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर कोई स्टोन को थ्रो किया, तो बताओ कितनी रेंज होगी। तो तुमने भड़क से नहीं थीटा 30 लगा दोगे, बस यही गलती कर बैठे। क्यों? क्योंकि उसने किससे कहा है, वर्टिकल से एंगल 30 है और ये सब कोस थीटा कहाँ पर थे, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, 60 है। और जो तुम 30 लगाओगे वो उन 4 ऑप्शनों में भी होगा, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो उन ऑप्शन में जरूर होगा, ठीक है। और बस लगाया गलत हो गया, ये सारी चीजें रहेगी। चलो छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तुम्हें इन ब्लॉकों का मुझे एक्सेलरेशन बताओ और जो ये स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या बताओ, टेंशन। ये टेंशन
अब पहले की तरीका मत करना कि 3 और 1 2 और 1 3, तो तुम क्या करते 15/3 आएगा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होता था, वहाँ पर फ्रैक्शन नहीं था, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें फ्रैक्शन नहीं था। अब यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन है तो अब क्या करें, फ्रैक्शन है तो क्या करें। तो देखना सबसे पहले तो ये है इन दोनों को मिला के हम लोग कोई एक बना दो, दोनों को एक मिला लिया तो कितना आया 3, इधर कितना लग रहा है 15, पीछे अधिकतम कितना लगेगा तो म्यू एन की जगह एम जी, एम इंटू पीछे अधिकतम कितना लगेगा 3, पीछे अधिकतम कितना लगेगा, ये समझ में आ रहा क्या कर दिया मैंने ये, अरे ये मैंने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या होता था म्यू एन, क्या होता था सही है म्यू एन और जी। अब देखो मैंने इसमें एक ही दे रखा है, मैंने और सब चीजें नहीं दी, मान लो नहीं दी, तो अब सोचो पीछे कितना लग रहा है 9, आगे कितना लग रहा है 15, कितना बचा 6 बचा, अरे 15 6 कितना बचा एम, तो ए कितना बचा सर जी तो 15 9 कितना बचा 6, आंसर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, सर मेरा यही तो आया ए 2 मीटर पर सेकेंड इस पर आ गया, समझ में आ गया। तो बेटा देखो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना इसका होगा, अरे दोनों एक ही रस्सी से तो बंधे हुए हैं, अगर सेम स्ट्रिंग से दोनों कांटेक्ट में हैं तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो दोनों का क्या हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा टेंशन पर, सबसे पहले इस ब्लॉक को देखो, जो टेंशन लग रही है वो सिर्फ किस पे लग रही है 2 का, आगे क्या लग रही है टेंशन है, तो जाहिर सी बात है पीछे ही फ्रिक्शन होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक को खींच रही है 2 को या दोनों को, सिर्फ 2 को, सिर्फ किसको खींच रही है, अरे उससे आगे वाले से क्या मतलब, रस्सी सिर्फ किसे खींच रही है 2 वाले, सिर्फ अगर 2 वाले को रस्सी खींच रही है सर, तो देखो ये अब और चल कहाँ रहा है ये आगे। अब वही इक्वेशन बनाओ, पीछे की ओर क्या लग रहा होगा बेटा म्यू एन, ठीक है पीछे की ओर, तो देखो आगे क्या लग रहा है टी, ज्यादा है तभी तो आगे जा रहा है, और पीछे क्या लग रहा है म्यू एन, बराबर क्या हो जाएगा एन टी, देखो इसे उस तरफ ले, इसे कहाँ ले जाए उस तरफ, तो एन ए प्लस का म्यू, बेटा एन की जगह क्या डाला ठीक है। अब तुम यहाँ देखो सर एम कॉमन ले लिया, एक्सेलरेशन कितना था इसका 2, म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.3 और जी की वैल्यू ये हो गया 3 और 2 5, और ये किसको खींच रहा था 2 को, तो 2 पंजे 10 न्यूटन, 1 मिनट इसको इससे करेंगे 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया सही 10 न्यूटन। कितनी टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर 10 न्यूटन, स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगी टेंशन। अगर फ्रिक्शन होगा तो ये इस टाइप से फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन वाले हो पाएंगे, ठीक है। उतार लिया, उतार लिया। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेना अपन लोग। एक बात समझना,
मान लो मेरे पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, मैंने कहा एक चीज है वो कहाँ जा रही है, नीचे, एक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मैंने पूछ ही लिया एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो पहली तरीका ये है कि सबसे पहले ये बॉडी रेस्ट में होगी, तो रेस्ट में ये बॉडी तभी हो सकती है। सबसे पहले देखो इसमें नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, 10 G। कितना लगेगा, ये तो लटक रही है, तो नीचे की ओर जो अगर ये हैंग कर रही है तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg। कितना लगेगा, सही। अच्छा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग गया mg, क्वेश्चन सोचना क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। अगर अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर पीछे की ओर जो अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, म्यू एन, यही तो लगेगा। कितना लगेगा बच्चों, 9 न्यूटन। कितना लगेगा, अगर 10 G की बात करूं, 10 और गुणा 10 कितना हो गया, 100 न्यूटन, ठीक है। देखो इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लग रहा है, और इस पर पीछे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, 9 न्यूटन, यही तो इसे रोक रहा है। अब मैंने कहा बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो आगे कितना लग रहा है, 100, पीछे कौन रोक रहा है, 9 अपॉन टोटल मास, टोटल मास। तो जो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 91/13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7 आया ना, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आया, 7 मीटर पर सेकेंड। अगर तुमसे इसमें टेंशन पूछ ली जाती, बताओ इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, तो टेंशन के लिए देखो नीचे जा रहा है ना, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो नीचे क्या लगा है, 100, टेंशन कहाँ है, ऊपर, बराबर m। a कितना है बेटा, a कितना है, 7, तो t को उधर ले जाओ, 100 - 70 बराबर t की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो ऐसे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, इस स्ट्रिंग के टेंशन जो होगी वो हो जाएगी तुम्हारी 30 न्यूटन 30 मीटर। तो ये मेरा आ गया इसके अंदर 30 न्यूटन, ठीक है।
इसमें एक चीज़ और देखना, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया बताओ इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो ऐसा है सर, जाहिर सी बात है नीचे की ओर क्या लगा होगा, mg। सर इस पे भी नीचे की ओर क्या लगा होगा, mg इंटू साइन थीटा। mg साइन थीटा से जब हम लोग काटेंगे, एक मिनट, अंडर रूट 3/2 होता है ना, 2 पंजे 10, 5 3, इतना फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। अब इतना फोर्स नीचे की ओर, अब सोचना ये कहाँ जा रहा होगा, ब्लॉक आगे जा रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा, पीछे की ओर। और जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, μn। और कोई इंक्लाइंड प्लेन होता है तो क्या होता है, mg cos थीटा। म्यू की कोई वैल्यू ले लो, मान लो 0.2 ले लिया, तो 0.2, मास कितना है 3, g की वैल्यू 10 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 3 न्यूटन। ठीक है, अब जरा सोचना, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, 100 लग रहा है, और पीछे की ओर कितना लग रहा है, एक तो लग रहा है -15 अंडर रूट 3, और एक फ्रिक्शन के कारण कितना लग रहा है, 3। जो बल बचा उसी से तो चलेगी। तो अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है, बड़ा बटे टोटल मास कितना है, 10 + 13। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास में आंसर आ जाएगा मीटर/सेकंड²। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। आज बंडी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। शाम को 8:30 बजे बंडी के करा दूंगा। आज तो मौसम ठीक है बच्चों, हैं आज इतनी गर्मी नहीं है, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाती है।